गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं एस एन पांडे आप लोगों को यूपीपी और यूपीएसआई के लिए हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। तो बात अगर की जाए हिंदी की, तो जो आपके एग्ज़ाम में हिंदी सब्जेक्ट आता है उसमें आपसे सामान्य हिंदी की बातें पूछी जाती हैं। क्या आता है आपके एग्ज़ाम में? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी। इस सामान्य हिंदी में दो भाग होते हैं। पहले भाग में आपसे व्याकरण की जानकारी पूछी जाती है। पहले भाग में आपसे व्याकरण की जानकारी पूछी जाती है और दूसरे भाग में आपसे शब्दकोश की जानकारी पूछी जाती है। शब्दकोश की जानकारी पूछी जाती है। तो हम इन दोनों को कवर करेंगे और बहुत ही कायदे से, बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। व्याकरण वाले पोर्शन में आपसे आपसे पूछा जाता है संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, क्रिया, अव्यय, रस, छंद, अलंकार, संधि, समास इत्यादि। इत्यादि जो चैप्टर होते हैं वो आपके व्याकरण के पोर्शन से पूछे जाते हैं। बात अगर की जाए शब्दकोश के पोर्शन से, तो जो आपके क्वेश्चन आते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, एक मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ये सभी जो आपके चैप्टर पूछे जाते हैं ये आपके शब्दकोश के क्रम में पूछे जाते हैं। तो हम इन दोनों को कवर करते हुए चलेंगे। आज हम व्याकरण को डिस्कस करेंगे और व्याकरण में सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे वर्णमाला को, कि वर्णमाला क्या होता है। चलिए देखते हैं वर्णमाला को। चलिए, चैप्टर का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला। अब ध्यान से समझिए, अगर इस वर्णमाला शब्द को देखा जाए तो ये दो शब्दों के योग से बना है। वर्णमाला को अगर तोड़ा जाएगा तो ये दो शब्दों में टूटेगा। कैसे? वर्ण धन माला, वर्ण धन माला। तो इन दोनों का अगर अलग अलग अर्थ देखें तो वर्ण की जो माला होती है उसी को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अब माला क्या होता है? माला से अर्थ होता है समूह से। माला से क्या अर्थ होता है? समूह से। जैसे आप सब फूलों की माला बनाते हैं तो फूलों के समूह को अगर पिरो दिया जाता है एक धागे में तो उससे किसका निर्माण होता है? माला का निर्माण होता है। इसी तरीके से वर्णों को का अगर समूह है तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल वर्णों के समूह को हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित वर्णों का व्यवस्थित और क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध। व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध जो समूह होता है इसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और अगर वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण समूह कहेंगे। जैसे समझिएगा, अगर कहा जाए अ, आ, ई, ई, ऐसे हम सभी स्वर ले लें। उसके बाद फिर व्यंजन क, ख, ग इत्यादि व्यंजन को अगर ले लें और इनको एक सार्थक क्रम में रख दिया जाए तो इस क्रम में रखने के कारण इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे वर्णमाला।
इनको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। लेकिन अगर इन सभी वर्णों को सार्थक क्रम में न रख करके इलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाए, यानी कि इनका क्रम सही न हो, जिस वर्ड के बाद जो वर्ड आना चाहिए वर्णमाला में वह न आकर के दूसरा वर्ड आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड समूह। जैसे देखिएगा, अगर कहा जाए अ, क, ब, प, फ, ज्ञ, श, ख, च, इस तरीके से अगर हम वर्णमाला के सभी वर्णों को रख दें, एक बॉक्स में बंद करके रख दें, और पूछा जाए कि इसे आप क्या कहेंगे, तो इसको गलती से भी आप वर्णमाला नहीं कहेंगे। इसको गलती से भी आप क्या नहीं कहेंगे? वर्णमाला नहीं कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? वर्ण समूह कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण समूह। हमें उम्मीद है आप लोगों को वर्ण समूह और वर्णमाला में अंतर समझ आया होगा। वर्णमाला क्या होगा? वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और वर्ण समूह क्या कहलाता है? वर्णों का समूह। वर्णों का समूह जिसमें क्रम का ध्यान न दिया जाए उसे क्या कहते हैं? वर्ण समूह कहते हैं। अच्छा, आप देखिए, इसमें क्रम का ध्यान नहीं दिया गया है तो इसे हमने क्या कह दिया? वर्ण समूह। इसमें क्रम का ध्यान दिया गया है तो इसे हमने क्या कह दिया? वर्णमाला। लेकिन क्या वर्णमाला को वर्ण समूह कहा जा सकता है क्या? वर्णमाला को वर्ण समूह कहा जा सकता है। जी बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि वर्णों का समूह तो इसमें भी है। तो अर्थात वर्णमाला को वर्ण समूह कहा जा सकता है, लेकिन वर्ण समूह को वर्णमाला नहीं कहा जा सकता। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं आगे, बात करते हैं कि आपका वर्ड क्या होता है। बात करते हैं वर्ड क्या होता है। वर्ड, चलिए देखिए, दो तीन चीजें आप लोगों ने सुनी होगी या देखी होगी। अगर आपने हिंदी की कभी कोई पुस्तक पढ़ी हो या कभी किसी टीचर से पढ़ा हो तो आपने सुना होगा, एक होता है आपका वर्ड, एक होता है आपका ध्वनि, ध्वनि, और एक होता है आपका अक्षर। अक्षर क्या क्या होता है? वर्ण होता है, ध्वनि होती है, और क्या होता है? अक्षर होता है। बहुत सारे पुस्तकों में या बहुत सारे लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि ये तीनों एक हैं, यानी कि वर्ण जो है उसी को ध्वनि कहा जाता है और उसी को अक्षर भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ण, ध्वनि और अक्षर, इन तीनों में डिफरेंसेस हैं, तीनों में भिन्नताएं हैं। क्या क्या भिन्नताएं हैं समझिएगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इसे समझिए कि जो आपकी हिंदी है, जो आपकी हिंदी है, ये हिंदी क्या है? ये भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। और भाषा किसे कहते हैं? संवाद के माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। संवाद का माध्यम, संवाद का माध्यम अर्थात, संवाद का माध्यम अर्थात संवाद किसे कहते हैं? बातचीत। बातचीत करने के लिए आपको जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। बातचीत करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप किसके माध्यम से बात कर रहे हैं? एक भाषा के माध्यम से बात कर रहे हैं। आप जो बातें बोल रहे हैं वो सामने वाला पर्सन समझ रहा है, फिर सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है, आप समझ रहे हैं, तो इसी को आप क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं और सामने वाले को हिंदी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है तो आपकी भाषा को नहीं समझेगा, या सामने वाला जिस लैंग्वेज में बोल रहा है आपको उस भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप भी उसकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो भाषा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? अगर भाषा के प्रकार की बात करेंगे तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? पहली होती है आपकी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, भाषा, ठीक। दूसरी होती है आपकी लिखित भाषा, लिखित भाषा। और जो तीसरी होती है वो होती है आपकी सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ये 3 भाषा के प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब बात करें अगर मौखिक भाषा की, कि मौखिक भाषा क्या होती है, तो वो भाषा जिसमें हम, वह भाषा जिसमें हम अक्षरों या वर्णों को बिना लिखे केवल मुख से बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। यानी कि भाषा का वह प्रकार जिसमें संवाद किसी व्यक्ति
के मुख से, मुख बिंदु से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। जैसे मौखिक भाषा में क्या, आपने किसी से कुछ कहा, किसी ने आपसे कुछ कहा, ये पूरा का पूरा संवाद किससे हुआ है, मुंह से हुआ है, और इसमें लिखने का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है, तो इस भाषा को क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। जैसे आप सब अगर फोन पर बातचीत करते हैं किसी से, तो वो जो संवाद होता है वो किस लैंग्वेज में होता है, मौखिक भाषा में होता है। आप फोन पर उनको अपनी सारी बातें बताते हैं, वो भी फोन पर आपके को अपनी सारी बातें बताते हैं, और संवाद हो जाता है, आप दोनों एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। तो ये कौन सी भाषा होती है, मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा में आवश्यकता किसकी पड़ती है, वर्ड की नहीं भैया, अक्षर की नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्ड या अक्षर का प्रयोग मौखिक भाषा में बिल्कुल नहीं किया जाता है। मौखिक भाषा में होता क्या है, मौखिक भाषा में आवाज ही तो निकलती है, और आवाज को ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। आवाज को ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो जो आपकी मौखिक भाषा होती है, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, ध्वनि का प्रयोग करते हैं। और यहीं से ध्वनि की परिभाषा निकल के आती है कि ध्वनि क्या होता है, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, इकाई क्या कहलाती है, आपकी ध्वनि कहलाती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं अगर लिखित भाषा की, तो लिखित भाषा क्या होता है, लिखित भाषा वह भाषा है जिसमें संवाद, संवाद वर्णों के माध्यम से हो, वर्ण यानी कि अक्षरों के माध्यम से हो, यानी कि संवाद किस रूप में हो, लिखित रूप में हो। लिखित भाषा में हम ध्वनियों का प्रयोग नहीं करते हैं, हमें वहां पर साउंड का प्रयोग नहीं करना है। लिखित भाषा में किसका प्रयोग करते हैं, हम वर्णों का प्रयोग करते हैं। तो यहां से वर्ण की जो परिभाषा निकल के आती है वो क्या निकल के आती है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके, जिसके टुकड़े न किए जा सकें, जिसके टुकड़े या फिर कहिए खंड, जिसके खंड न किए जा सकें, न किए जा सके, सके, वो क्या कहलाते हैं, आपके वर्ड कहलाते हैं। अब खंड न किए जा सके भैया, जब वो सबसे छोटी है तो उससे और छोटा क्या हो सकता है, उससे छोटा कुछ हो सकता है क्या। आपके परिवार में जो बालक सबसे छोटा होगा, उससे छोटा कोई बालक होगा क्या, नहीं होगा। उससे छोटा अगर कोई आ गया यानी कि वो उससे बड़ा हो गया, तो वो सबसे छोटा नहीं रह जाएगा। तो सबसे छोटा जो होता है उससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। तो अगर वर्ड सबसे छोटा है तो वर्ड को हम और तोड़ नहीं सकते, यानी कि वर्ड के खंड नहीं किया जा सकते। क्लियर है। जब भी आपसे पूछा जाए कि वर्ड क्या होता है, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। ध्वनि क्या होती है, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। क्लियर है। ये तो आपके हो गए क्या होता है वर्ड और क्या होता है आपका ध्वनि, क्या होता है वर्ड और क्या होता है ध्वनि, दोनों की परिभाषा पता चल गई। ध्वनि क्या होता है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, और वर्ड क्या होता है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब बात करते हैं अक्षर की, अब बात करते हैं अक्षर की। अब ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए। अगर हमने ये लिखा क, ये हमने लिखा क, तो बताइए ये जो क है ये क्या है, वर्ण है या अक्षर है, वर्ण है या अक्षर है। आप ध्यान से इस क को समझिए और जरा इस पर विचार करके ये देखिए, क्या इस क के टुकड़े किए जा सकते हैं, क्या इस क को तोड़ा जा सकता है। तो आपका जवाब बिल्कुल आएगा कि इस क का वार्णिक विच्छेद किया जा सकता है। और कैसे टूटेगा, क हलंत का क प्लस अ में, हलंत का क प्लस अ में। और जैसे ही यह टूटा, जैसे ही इस क को हम तोड़ेंगे, यह क किस में टूटेगा, वर्ड में टूटेगा। ये भी क क्या है, वर्ड, और ये अ क्या है, वर्ड। ये दोनों क्या है आपके वर्ड, ये दोनों क्या है, वर्ड। तो टूटने के बाद तो ये वर्ड में बस परिवर्तित हो गया, लेकिन टूटने के पहले जो संयुक्त रूप से ये क था, ये क्या था, तो इसी क को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। इसी को क को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। बात समझ में आई। तो अक्षर जो है वो किस में टूटते हैं, आपके वर्ड में टूटते हैं। और वर्णों को अगर हम स्वर के साथ संयुक्त कर देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। तो अक्षर की परिभाषा ये होती है कि सस्वर वर्ण को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। सस्वर वर्ण, सस्वर वर्ण।
अब स स्वर वर्ण का मतलब होता है स्वर के साथ वर्ण। स स्वर वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्लियर है? तो आपका क्या क्या क्लियर हुआ? वर्ड किसे कहते हैं? तो आपकी लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। ध्वनि किसे कहते हैं? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? स स्वर वर्ण को ही क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। और वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और वर्ण समूह क्या होता है? वर्णों का समूह जिसमें क्रम का ध्यान न दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण समूह कहते हैं। आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अब बात करते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। तो वर्ण के भेद या प्रकार की बात करेंगे तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि वर्णमाला को या वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग हैं? कौन कौन से दो भाग हैं? ये दोनों भाग कौन कौन से हैं? एक भाग तो है आपका स्वर, एक भाग तो है आपका स्वर, और दूसरा जो भाग है इसको कहा जाता है व्यंजन। इसको क्या कहा जाता है? व्यंजन। ठीक, तो वर्णमाला या वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। किसमें किसमें? स्वर और व्यंजन में। अब बात आती है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण, हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए, अर्थात जो उच्चारण पर किसी अन्य वर्ण पर निर्भर न हो, जो उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण पर निर्भर न हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर का जो उच्चारण होता है वो कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से। स्व स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं? आपके स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? स्वर होगा। आपका आंसर क्या होगा? स्वर होगा। क्लियर है? चलिए अब बात अगर की जाए व्यंजन की, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? तो देखिए व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण, हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, व्यंजन कहलाते हैं। या वे वे वर्ण जो स्वरों की सहायता के बिना न बोले जा सके, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए व्यंजन क्या होता है? व्यंजन स्वर की सहायता, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, वर्ण ये क्या कहलाते हैं? आपके व्यंजन कहलाते हैं। जैसे समझिए, अगर कहा जाए क, कहा जाए ख, कहा जाए ग, तो अब देखिए क ख ग, इनके उच्चारण के लिए जब आप इनका उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण के अंत में जो ध्वनि आ रही है वो किसकी आ रही है? ध्वनि अ की। ध्वनि किसकी आ रही है? अ की। और अ क्या है आपका? अ क्या है? स्वर है। तो बिना स्वर की सहायता से हम किसी भी व्यंजन को बोल ही नहीं सकते हैं। बिना स्वर की सहायता से हम चाहकर भी किसी व्यंजन को बोल नहीं सकते हैं। अब अगर इन व्यंजनों का हम वार्णिक विच्छेद करें, इनको वर्णों में तोड़ें, तो आप पाएंगे कि क का वार्णिक विच्छेद क्या होगा? हलंत का क प्लस अ, हलंत का क प्लस अ। ख का अगर वार्णिक विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? हलंत का ख प्लस अ, हलंत का ख प्लस अ। ग का वार्णिक विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? हलंत का ग प्लस, हलंत का ग प्लस अ। क्लियर है? तो ये जो आ रहे हैं ये सभी क्या हैं? आपके स्वर हैं। तो स्वरों की सहायता से ही हम व्यंजन का क्या कर पाते हैं? उच्चारण कर पाते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब स्वर के बारे में थोड़ा कायदे से समझते हैं कि स्वर होता क्या है। तो हेडिंग डालिए आप सब, स्वर। स्वर, ठीक। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, परिभाषा, परिभाषा, तो इसकी परिभाषा क्या होती है?
इसकी परिभाषा क्या होती है? हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। लिखिएगा, हिंदी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। ठीक, तो हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन इनकी संख्या को लेकर के होता है। समझिएगा, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो क्या होता है? इनकी संख्या को लेकर होता है, क्योंकि बहुत सी पुस्तकों में इनकी संख्या के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। किसी पुस्तक में आप देखेंगे तो स्वर की जो संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 11 बताई गई है। स्वर की संख्या कितनी बताई गई है? 11 बताई गई है। कभी किसी पुस्तक में आप देखेंगे तो आप पाएंगे स्वर की संख्या कितनी बताई गई है? 10 ही बताई गई है। और कभी कभी आप पाएंगे कि स्वर की संख्या कितनी बताई गई है? 13 बताई गई है। और ये सिर्फ पुस्तकों की बात नहीं की जा रही है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में भी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में भी इनकी संख्या अलग अलग मानी गई है। अब दिक्कत ये आती है कि हम किस संख्या को माने, किस संख्या को मानकर हम अपना अध्ययन करें ताकि हमारा जो प्रश्न है वो परीक्षा में गलत न हो। तो बात अगर की जाएगी 11 की तो ये भी सही है, 10 की बात की जाएगी ये भी सही है, और 13 की बात की जाएगी तो ये भी सही है। लेकिन इनके आधार अलग अलग हैं। यानी कि ये जो तीनों संख्या बताई गई है, ये संख्या तो आपकी ठीक है, लेकिन इनके जो आधार हैं वो अलग अलग हैं। अब आधार क्या अलग अलग है समझिएगा। अगर बात की जाएगी कि सामान्य अर्थ में स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या आएगा? 11। सामान्य अर्थ में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11। अब कैसे होती है 11? ध्यान से समझिए। देखिए, एक स्वर है आपका अ, आ, ई, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हीं को हम स्वर मानते हैं। इन्हीं को हम क्या मानते हैं? स्वर मानते हैं। अब देखिए, बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि सर स्वर में तो अंग और अ भी आएंगे, तो मेरे भाई, स्वर में अंग और अह को नहीं लिया जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। इन दोनों को किसकी संज्ञा दी जाती है? अयोगवाह की। ये दोनों क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। अभी आगे आपको बताएंगे कि अयोगवाह क्या होता है। तो इनको किसकी संज्ञा दी जाती है? अयोगवाह कहा जाता है। इस वजह से हम इनको स्वर में नहीं गिनते हैं। बात क्लियर है? ये क्या होते हैं? अयोगवाह। स्वर आपके मूलतः यही होते हैं। अब गिनिए कितने स्वर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो टोटल जो स्वर की संख्या है वो कितनी निकल के आ रही है आपकी? 11। टोटल स्वर कितने निकल के आ रहे हैं? 11। ये कब होंगे? जब सामान्य अर्थ में पूछा जाएगा या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? 11। स्वर की संख्या कितनी होती है तो आपका जवाब क्या होगा? 11। अब बात करते हैं कि 10 संख्या कब होती है। तो ध्यान से समझिए, एक आधार है आपका उच्चारण आधार। तो बात अगर करेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 10। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। अब ये उच्चारण के आधार पर स्वर 10 क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, इसको समझिए। तो देखिए, अभी आप लोगों ने स्वर की परिभाषा में ये पढ़ा कि जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण कैसे किया जाता है? तो स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यानी कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं? आपके स्वर कहलाते हैं। अब जरा उच्चारण करके देखिए। अ का उच्चारण करेंगे तो आपको किसी व्यंजन की सहायता नहीं लेनी होगी। आ
ठीक है, अपना उच्चारण स्वतंत्र रूप से कर रहा है, ई ऊ सभी का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो रहा है। लेकिन ज्यों ही आप उच्चारण करेंगे किसका, री का, ज्यों ही आप उच्चारण करेंगे री का, तो आपको ध्वनि कौन सी मिल रही है, रे की ध्वनि मिल रही है। कौन सी ध्वनि मिल रही है, रे की। और रे क्या है, रे क्या है, आपका व्यंजन है। रे क्या है, व्यंजन है। तो कभी भी किसी स्वर के उच्चारण में कोई व्यंजन सहायक नहीं हो सकता है। इस वजह से उच्चारण के आधार पर जब हम स्वरों की संख्या डिसाइड करते हैं तो हम री को इस श्रेणी से क्या करते हैं, बाहर रख देते हैं। तो उच्चारण आधार पर हम री को स्वर नहीं मानते हैं और हमारे स्वर की संख्या कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। 11 में से एक री को जब हटा देंगे तो संख्या कितनी आएगी, 10 आएगी। बात समझ में आई। अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाए कि स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ए होगा आपका, आ होगा, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ। अब देखिए री को तो हम काउंट करेंगे ही नहीं, तो री को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। बाकी स्वर ऐसे ही लिखे जाएंगे, ए ओ और औ। ठीक। तो इन सभी को हम क्या करते हैं, उच्चारण के आधार पर सभी स्वरों को लेते हैं, बस किसे नहीं लेते हैं, री को नहीं लेते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा कि 11 स्वर कब होंगे और 10 स्वर कब होंगे। अब बात करते हैं कि स्वरों की संख्या 13 कब होती है, 13 कब होती है। तो समझिए, बात अगर की जाए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अब समझिएगा। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो अंग और अह होते हैं, ये क्या होते हैं, अयोगवाह, अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह। अब अयोगवाह इनको क्यों कहा जाता है, अयोगवाह इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण मौजूद होते हैं। कभी कभी ये स्वर की तरह प्रयोग कर दिए जाते हैं और कभी कभी व्यंजन की तरह प्रयोग कर दिए जाते हैं। इस कारण से इनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। यानी इनको न तो हम व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं और न ही इनको हम स्वर की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन लेकिन अधिकतर ये किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं, स्वर के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो जब हम अर्थ के आधार पर स्वरों की गणना करते हैं, अर्थ के आधार पर हम स्वर गिनते हैं कि कितने स्वर हमारे हिंदी वर्णमाला में हैं, तो उस समय हम इन अंग और अह दोनों को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो 11 स्वर हमारे यहाँ से थे, अ से लेकर के औ तक 11 स्वर, और दो ये अयोगवाह, दो ये अयोगवाह मिलकर के टोटल कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। मिलकर के टोटल कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। बात क्लियर हुई। अगर पूछा जाएगा कि हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका जवाब क्या आएगा, 11। या पूछा जाएगा सामान्य अर्थ में स्वरों की संख्या कितनी है, तो जवाब क्या आएगा, 11। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि उच्चारण के आधार पर कुल कितने स्वर होते हैं, तो आपका जवाब आएगा 10। कौन सा स्वर नहीं लिया जाएगा, री को नहीं लिया जाएगा। और अगर पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब आएगा 13। आपका जवाब क्या आएगा, 13, क्योंकि 11 सामान्य स्वर और दो आपके अयोगवाह, दो आपके क्या, अयोगवाह। क्लियर है। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानते हैं स्वरों के बारे में। चलिए अब बात करेंगे मात्रा के आधार पर, मात्रा, मात्रा के आधार पर स्वर, स्वर। तो अगर बात की जाए कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर जो आपके स्वर बताए गए हैं वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। लेकिन ये जो 3 प्रकार हैं ये किस हिंदी में है, प्राचीन हिंदी में। किस हिंदी में है, प्राचीन हिंदी में। वर्तमान हिंदी में कितने ही हैं, 2 हैं। वर्तमान हिंदी में कितने प्रकार बताए गए हैं, 2 प्रकार बताए गए हैं। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं समझिएगा। पढ़ना हमें तीनों प्रकार है, क्योंकि आपके एग्जाम में तीसरे प्रकार से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। हालांकि उस तीसरे प्रकार का प्रयोग वर्तमान हिंदी में समाप्त कर दिया गया है, लेकिन आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह दिया गया स्वर किस प्रकार के स्वर का उदाहरण है। तो आपको जब उस चीज की जानकारी होगी तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो समझिए, देखिए मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर।
अब ह्रस्व स्वर को ही और भी नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम होते हैं इसके? लघु स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर, इसी को कहा जाता है एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, इसी को कहा जाता है छोटा स्वर, छोटा स्वर। ये सब किसके नाम है? इसी के नाम है। अब देखिए ह्रस्व का मतलब ही होता है छोटा। एक मात्रिक का अर्थ होगा ऐसे स्वर जिसमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाए, अथवा ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर का समय लगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एक मात्रिक, ह्रस्व अथवा लघु स्वर कहते हैं। ठीक। अब बात करेंगे मूल स्वर क्या होता है। अभी आपको बताएंगे कि मूल स्वर क्या होते हैं, कहाँ इन्हीं को जाता है। अब अगर इनकी संख्या की बात की जाएगी, संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं समझिएगा। एक होगा आपका अ, फिर होगा आपका छोटी, और फिर होगा आपका उ, और फिर होगा आपका री। फिर क्या होगा? आपका री। ये जो चारों हैं, इन चारों को ही क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है, लघु स्वर कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, और छोटा स्वर कहा जाता है। अब देखिए एक मात्रिक स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सब में एक मात्रा का प्रयोग हुआ है और सबके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर का ही समय लगता है। अगर बात की जाए कि इनको लघु स्वर क्यों कहा जाता है, लघु स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है, और दीर्घ स्वरों की अपेक्षा ये लघु हैं, इस कारण से इनको क्या कहा जाता है? लघु स्वर कहा जाता है। मूल स्वर क्यों कहा जाता है? मूल स्वर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इन्हीं चारों स्वरों की सहायता से हिंदी वर्णमाला के अन्य सभी स्वरों का निर्माण किया गया है। हिंदी वर्णमाला के अन्य जितने भी स्वर हैं उनका निर्माण किसकी सहायता से किया गया? इसी की सहायता से। जैसे देखिए अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर आ की बात की जाएगी तो आ का निर्माण कैसे हुआ है? अ धन अ से, अ धन अ से। अब देखिए अ धन अ, इसमें यही तो दोनों मूल स्वर आ रहे हैं। बात समझ में आई? अगर बात की जाएगी हिंदी वर्णमाला के स्वर बड़ी ई की बात की जाएगी तो ई का निर्माण कैसे हुआ है? ई धन ई से, ई धन ई से, तो इसी से तो निर्माण हो रहा है। बात अगर की जाएगी बड़ा ऊ की तो इसका भी निर्माण कैसे हुआ है? ऊ धन ऊ से, इसी से तो निर्माण हो रहा है। इस कारण से इसको क्या कहेंगे? मूल स्वर। बात अगर करेंगे हिंदी वर्णमाला के स्वर ए के निर्माण की तो ए का निर्माण कैसे हुआ है? अ धन ई से, अ धन ई से। अब देखिए अ भी क्या है? आपका मूल स्वर है, मूल स्वर, और ई भी क्या है? मूल स्वर, ई भी क्या है? मूल स्वर। तो बात समझ में आ रही है? हिंदी वर्णमाला के जितने भी स्वर हैं उन सबका निर्माण किससे किया गया है? इन्हीं स्वरों के संयोग से किया गया है। इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं आगे। ये तो पहला प्रकार हो गया आपका मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और छोटा स्वर। बात अगर की जाए स्वर के दूसरे प्रकार की तो दूसरा जो प्रकार है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर के भी कुछ अन्य नाम होंगे क्या? जी बिल्कुल होंगे। दीर्घ स्वर के भी अन्य नाम होंगे। कौन कौन से नाम होंगे? इसी को कहा जाता है गुरु स्वर। इसी को क्या कहा जाता है? गुरु स्वर। इसी को कहा जाता है बड़ा स्वर, बड़ा स्वर। ये सब इसी के नाम है। अगर बात की जाएगी दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, केवल अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब ये 7 जो संख्या होती है ये कौन कौन सी होती है इसे ध्यान से समझिए। बात अगर करें आ, बात अगर करें बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ए, ओ, और एक स्वर है आपका औ, एक स्वर है आपका औ। ठीक। तो ये सातों आपके क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये सातों क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर, गुरु स्वर और बड़ा स्वर कहलाते हैं। अब इसमें भी समझिएगा अगर इन तीनों स्वरों के निर्माण की हम बात करें, देखिए यहां पर समझिएगा अगर इन तीनों के निर्माण की बात करें, किसके किसके? आ की, ई की और बड़ा ऊ की।
बड़ा ऊ की। इनके अगर निर्माण की हम बात करें तो इनका निर्माण कैसे हुआ है, अ प्लस अ के योग से किसका निर्माण हुआ है, आ का निर्माण हुआ है। ई के निर्माण की बात करेंगे तो ई प्लस ई के योग से किसका निर्माण हुआ है, बड़ा ई का। ऊ के निर्माण की बात करेंगे तो ऊ धन ऊ के योग से किसका निर्माण हुआ है, बड़ा ऊ का निर्माण हुआ है। बाकी के जो आपके चारों दीर्घ स्वर हैं इनके निर्माण की भी बात समझ लीजिए। जैसे अगर कहा जाए ए, ऐ, ओ और औ, और औ, यही चारों है ना। अब समझिए, देखिए ए के निर्माण की बात करेंगे तो अ धन ई, छोटी ई, ध्यान रखिएगा, अ प्लस छोटी ई के योग से किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। और इसके अ के निर्माण की बात करेंगे तो अधन, अब बड़ी ई मत करिएगा, अ के निर्माण में अधन बड़ी ई मत करिएगा, अधन क्या होगा, ए, अधन क्या होगा, ए। बात अगर करेंगे ओ के निर्माण की तो ओ का निर्माण कैसे हुआ है, अधन ऊ से, अधन छोटा ऊ से। और अगर बात करेंगे औ के निर्माण की, औ का निर्माण कैसे हुआ है तो अधन ओ से, अधन ओ से। क्लियर है। इन सातों स्वरों का आप लोगों ने निर्माण देखा। ये जो सातों आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं इनका निर्माण कैसे हुआ है, आ का निर्माण हुआ है अ धन अ से, ई का निर्माण हुआ है ई धन ई से, बड़ी ई का निर्माण हुआ है, और बड़ा ऊ का निर्माण हुआ है ऊ धन ऊ से, ए का निर्माण हुआ है अ धन ई से, ए का निर्माण हुआ है अ धन ए से, ओ का निर्माण हुआ है अ धन ऊ से, औ का निर्माण हुआ है अ धन ऊ से। अब अगर इनको आप ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि ये जो तीनों आपके स्वर हैं, ये जो तीनों स्वर हैं, इनका निर्माण तो समान स्वर से हो रहा है। भाई इनका निर्माण कैसे हो रहा है, समान स्वर से। अब देखिए ए और ए दोनों समान है कि नहीं, और इनके योग से क्या हो रहा है, आ बन रहा है। और इसका भी निर्माण किससे हो रहा है, समान स्वर से। ई धन ई से क्या बन रही, बड़ी ई। इसका भी निर्माण किससे हो रहा है, समान स्वर से। और जब समान स्वर से जिन स्वरों का निर्माण होता है इन्हीं को क्या कहा जाता है, सजातीय स्वर। इन्हीं को क्या कहा जाता है, सजातीय स्वर। ठीक, समान स्वर के संयोग से निर्मित स्वर को ही क्या कहते हैं, सजातीय स्वर। अच्छा, आपसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है। तो मूल दीर्घ स्वर का मतलब कि ऐसे स्वर जिनका निर्माण केवल मूल स्वरों के संयोग से हुआ है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल दीर्घ कहते हैं। तो मूल दीर्घ में यही तीनों आएंगे। देखिए इनका निर्माण केवल मूल स्वरों के योग से हुआ है कि नहीं हुआ, केवल मूल स्वरों के योग से हुआ है। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, मूल दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। मूल दीर्घ स्वर भी इन्हीं को कहा जाता है। क्लियर है। चलिए अब इनको आप देखिए ध्यान से। अब देखिए ए का निर्माण कैसे हुआ है, ए धन ई से। ए अलग स्वर है, ई अलग स्वर है, दोनों अलग अलग स्वर है कि नहीं है। ए का निर्माण कैसे हुआ है, अ धन ए से, तो अ अलग स्वर है और ए कैसा है, अलग स्वर है। ओ का निर्माण अ धन ऊ से हुआ है तो अ अलग स्वर है और ऊ अलग स्वर है। औ का निर्माण अ धन ओ से हुआ है तो अ अलग स्वर है और ओ अलग स्वर है। तो अलग अलग स्वरों या भिन्न भिन्न स्वरों के संयोग से जिन स्वरों का निर्माण होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विजातीय स्वर। इन चारों को हम क्या कहेंगे, विजातीय स्वर। इनको हम क्या कहेंगे, विजातीय स्वर। एक मिनट, विजातीय स्वर। और इन्हीं को विजातीय स्वर के अतिरिक्त इनको क्या कहा जाता है, इन्हीं को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। इसको क्या कहा जाएगा, विजातीय और संयुक्त स्वर। क्यों, क्योंकि अलग अलग स्वर के संयोग से इसका निर्माण हुआ है। इसको क्या कहा जाएगा, सजातीय स्वर, और क्या कहा जाएगा, मूल दीर्घ स्वर। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण समान स्वर के संयोग से हुआ है। क्लियर। जो आपके मूल स्वर होते हैं या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है, चार। कौन कौन से, अ ई उ और री। और जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, सात होती है। कौन कौन से, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। और अगर पूछा जाए कि मूल दीर्घ की संख्या कितनी होती है, मूल दीर्घ, मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों ने यहीं पर देखा कि इन्हीं तीनों को ही क्या कहा जाता है, मूल दीर्घ कहा जाता है। तो मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। स्वर को कितने, मात्रा के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। पहला भाग है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा भाग है दीर्घ स्वर, और अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के स्वर की। और तीसरे प्रकार का जो स्वर होगा वो आपका कौन सा होगा, समझिएगा। वो आपका कौन सा होगा, जो तीसरे प्रकार का स्वर हो है उसी को हम कहते हैं प्लुत स्वर।
उसको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर क्या होता है? देखिए, जो आपका एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर या ह्रस्व स्वर होता है, उस समय कितनी मात्रा की प्रयोग किया जाता है? ह्रस्व स्वर में, ह्रस्व जो स्वर है उसमें कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है? एक मात्रा। एक मात्रा। जो आपका दीर्घ स्वर होता है, इसमें कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है? दो मात्रा। दो मात्रा। और जो आपका प्लुत स्वर होगा, प्लुत स्वर, इसमें कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाएगा? तीन मात्रा। मात्रा का अर्थ ये है कि 3 गुना समय लगेगा। हर स्वर को बोलने में जितना समय लगेगा, उससे 2 गुना समय हम लेंगे दीर्घ स्वर के उच्चारण में, और उससे 3 गुना समय लेंगे हम प्लुत स्वर के उच्चारण में। बात क्लियर है? तो इसी कारण से प्लुत स्वर को और एक नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर। स्वर। अब त्रिमात्रिक स्वर होता क्या है? देखिए, जितने भी आपके गायक हैं, जब वो किसी भी गीत को गाते समय जो आलाप लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक कहते हैं। जैसे कहा जाए, ध्यान से समझिए, आप लोगों ने कई बार पुस्तकों में देखा होगा, राम, राम, ठीक, और क्या? राम। अब देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है? इस राम और इस राम में अंतर क्या है? इस राम का जब आप उच्चारण करेंगे तो आप क्या कहेंगे? राम। आप क्या कहेंगे? राम। और इसका जब उच्चारण करेंगे तो आप क्या कहेंगे? राम। राम। यानी कि र पर आप क्या कर रहे हैं? दबाव दे रहे हैं। रा पर क्या कर रहे हैं? दबाव दे रहे हैं। और यही इसी प्रकार का जहां पर भी चिन्ह मिल जाएगा, किसी भी शब्द में अगर आपको ये वाला हिंदी का 3 बना हुआ मिल जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर कहेंगे। अगर आप प्राचीन हिंदी की कोई भी पुस्तक पढ़ें जिसमें प्राचीन हिंदी का प्रयोग किया गया है, जैसे आप रामचरितमानस वगैरह की पुस्तक अगर पढ़ें, उसके चौपाई वगैरह देखें, तो आप वहां पर पाएंगे कि इस तरह के शब्द काफी दिए गए हैं। या आप प्राचीन उपन्यास पढ़ें, कोई गद्य पढ़ें, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन वर्तमान की जो लेखन शैली शैली है वर्तमान हिंदी की, और इस समय जितने भी लेखक जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, उसमें इसका प्रयोग समाप्त कर दिया गया है। इस कारण से इसे वर्तमान हिंदी में इसे स्थान नहीं प्राप्त है। बात क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं, और आपका वहां पर ऑप्शन 2 दिया हो, तो आप 2 को ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे वर्तमान हिंदी के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। क्लियर है? चलिए, आई होप आज की चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने समय से और चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, धन्यवाद।